तो ये क्यों नहीं आज तक पुलवामा अटैक की, जो पुलवामा का अटैक 14 फरवरी को हुआ था, उसकी जांच कर पाई आज तक? क्यों नहीं पता लगा पाई कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? जब मजदूर इस सरकार के खिलाफ है, जब किसान इस सरकार के खिलाफ है, जब व्यापारी इस सरकार के खिलाफ है, तो सम्मानित साथियों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनको वोट दे कौन रहा है? कहते हैं जो नाबालिग बच्चियों से रेप करते हैं, तो आप उनका एनकाउंटर करने के क्यों आदेश नहीं देते? कि जिस दिन किसी नेता की बेटी का रेप होगा या जिस दिन किसी नेता की बेटी का शोषण होगा, शायद ये नेता लोग उसी दिन जागेंगे, शायद इनको उसी दिन इस दर्द का एहसास होगा। क्योंकि ये लड़ाई आज अकेले उन पहलवानों की नहीं है, आज ये लड़ाई अकेले किसी भी देशवासी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे देशवासियों की है। अगर बीजेपी इतनी ही अपनी पाक नीयत रखती है, इतनी ही साफ नीयत रखती है, तो बीजेपी क्यों नहीं अपने उस मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलती? सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीजेपी की नीतियों पर। और कौन सी नीतियों पर हम बात करने वाले हैं आज? वो हैं जो हम कहते हैं कि बीजेपी के राज में गुंडा राज समाप्त हो गया। उसकी तुलना करते हैं ये जैसे उत्तर प्रदेश कि वहाँ पर माफियाओं को ख़त्म किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, जो बीजेपी बोलती है कि इन्होंने गुंडा राज को ख़त्म कर दिया या इनके शासनकाल में जो भी गुंडे होते थे, जो भी इनके राज में माफिया होते थे, वो या तो देश प्रदेश को छोड़ कर के जा रहे हैं या उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल होता है सम्मानित साथियों, जो खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि हमारे देश के लिए खेलने वाले पहलवान, हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां आज दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं और वो अपने खिलाफ जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसकी खिलाफत करने के लिए वो धरने के ऊपर बैठी हैं। और किसी के खिलाफ कोई अलग से मामला नहीं, मामला किसके ऊपर है? बीजेपी का ही वो मिनिस्टर है जिसके ऊपर मामला दर्ज है, जिसका नाम है बृज भूषण शरण सिंह। सम्मानित साथियों, जब भाजपा के राज में गुंडे, माफिया, हर कोई जब छोड़ के जा रहा है, कोई देश छोड़ के जा रहा है, कोई प्रदेश छोड़ के जा रहा है, लेकिन जो इस हरियाणा के लिए, जो इस भारत के लिए, जो इस देश के लिए, जो इस राष्ट्र के लिए, जो इस राष्ट्र के सम्मान के लिए विदेशों से गौरव हासिल करके आए, मेडल ले करके आए, जिनकी सरकार ने उस समय पीठ थपथपाई थी, जिनको बोला था कि बेटियां हमारा मान हैं, बेटियां हमारा सम्मान है, बेटियां हमारा गौरव है, लेकिन आज उन्हीं बेटियों को अपने मान सम्मान के लिए उनको धरना करना पड़ रहा है। और बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर हैं, वो कौन सामने आ रहा है? अगर बीजेपी इतनी ही अपनी पाक नीयत रखती है, इतनी ही साफ नीयत रखती है, तो बीजेपी क्यों नहीं अपने उस मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलती? या क्यों नहीं उसको तब तक बर्खास्त करती जब तक उसके खिलाफ जांच पूरी ना हो जाए? जबकि अगर अन्य किसी पार्टी का कोई नेता होता तो अब तक का बवाल मच गया होता। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल है कि बृज भूषण सिंह बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, बीजेपी से आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बोलते हैं कि माफिया प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं या जितने भी माफिया हैं वो अब घबराने लगे हैं। सम्मानित साथियों,
यूपी का लॉ एंड ऑर्डर मैं ये मानता हूँ कि इस समय बिल्कुल जीरो है। क्योंकि चाहे आप विकास दुबे की हत्या देख लो, चाहे आप अतीक अहमद की हत्या देख लो, चाहे आप अरशद की हत्या देख लो, या फिर दिन रात बेटियों पर हो रहे अत्याचारों का आप ब्यौरा उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी राज में या मोदी राज में इतना बढ़िया शासन है कि लोग जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, वो शहर छोड़ने को, देश छोड़ने को, प्रदेश छोड़ने को मजबूर हैं। सम्मानित साथियों, जिस समय विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, उनकी गाड़ी पलटी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है कि ये एनकाउंटर करने का कौन सा तरीका है। उसके बाद हम बात करते हैं अतीक अहमद की। इसमें क्या सम्मानित साथियों, जब भरी कोर्ट के बीच में, पुलिस सुरक्षा के बीच में 3 युवा आते हैं और इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। सम्मानित साथियों, क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर यही इन लोगों का एनकाउंटर करने का तरीका है? अगर इसी प्रकार से एनकाउंटर करना है तो फिर ये जो अदालतें हैं, इनको क्यों खोला गया है? इनको बंद कर दिया जाए। जो ये वकील हैं, जो सम्मानित हमारे न्यायालय हैं और जो हमारे न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, फिर उनका क्या काम रह जाएगा जब आपको इसी तरीके से एनकाउंटर करने हैं? तो दूसरी बात, जब आपको लगता है कि एनकाउंटर करने हैं, ठीक है, एनकाउंटर करो आप, लेकिन एनकाउंटर उनके भी तो करो जो भाजपा के अंदर बैठे हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। अतीक अहमद के ऊपर मुकदमे दर्ज थे, हत्या के भी मुकदमे दर्ज थे। उसी प्रकार से विकास दुबे के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज थे। लेकिन क्या जो बीजेपी के मंत्री हैं, अभी जिस प्रकार से ताज़ा उदाहरण मैं बृजभूषण सिंह का ही देता हूँ, जब उसके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं तो उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करते? क्या उसके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं है? या फिर जिनका आपने एनकाउंटर किया है उनके ऊपर ही अलग से मुकदमे दर्ज थे? सम्मानित साथियों, ये जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो ये तानाशाही है। और मैं भारत के माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सम्मानित सीएम योगी जी, मैं आपको एक खुला चैलेंज देता हूं। अगर आप इतना ही ट्रांसपेरेंट शासन रखते हैं, अगर आप इतना ही सुशासन की जो आप व्यवस्था कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की व्यवस्था कहते हैं, तो जब बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, जब बेटियों के ऊपर अत्याचार करने वाले सरेआम इस शहर के अंदर खुले घूमते हैं, तो आप उनको भी शूट करने का ऑर्डर क्यों नहीं देते? जिनके ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं, जो नाबालिग बच्चियों से रेप करते हैं, तो आप उनका एनकाउंटर करने के क्यों आदेश नहीं देते? और सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको पता है, भारत के माननीय पीएम साहब कहते थे कि हमने कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त कर दी। क्या धारा 370 समाप्त करने से हमारे इस देश के जो जवान, जो शहीद पहले होते थे, क्या वो शहीद होने रुक गए? अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी हमले होते हैं वो सारे के सारे उसी एरिया में दोबारा से हो रहे हैं। जब आपने वहाँ 370 को हटा दिया, आपने वहाँ अपनी शासन व्यवस्था लागू कर दी, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा? वहाँ पर जो इतने जवान शहीद हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? एक बात मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि जिस दिन किसी नेता की बेटी का रेप होगा या जिस दिन किसी नेता की बेटी का शोषण होगा,
शायद ये नेता लोग उसी दिन जागेंगे, शायद इनको उसी दिन इस दर्द का एहसास होगा। और जिस दिन किसी नेता का बेटा बॉर्डर पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए, इन आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद होगा, उस दिन शायद इनको उन जवानों का दर्द महसूस होगा। सम्मानित साथियों, कहना और करना अलग अलग है। कहने में और करने में दिन रात का अंतर होता है, और वैसे ही बीजेपी की कथनी और करने में दिन रात का अंतर है। जब कहीं पर भी चुनाव हो तो उसका अंदाज़ा सिर्फ एक ही चीज़ से लगाया जा सकता है सम्मानित साथियों, और वो है हमारे जवानों का शहीद होना। क्योंकि जिस प्रकार से उस समय के राज्यपाल गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक जी ने बीजेपी की पोल खोलने का सम्मानित साथियों काम किया है, और उन्होंने बताया था कि जो पुलवामा का अटैक था वो सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। वो सरकार की नाकामी के कारण हमारे देश ने 14 फरवरी को हमारे वीर जवानों को खोया था, हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा था। और वो कमी हमारे जवानों की नहीं, हमारी सेना की नहीं, क्योंकि हमारी सेना हर प्रकार से बदला लेने में सक्षम है। सम्मानित साथियों, अगर हमारी सेना को कहा जाए कि किसी पर भी अटैक कर दिया जाए तो उसको 2 मिनट में धूल चटाने का हौसला, 2 मिनट में उनको हराने का मादा हमारी सेना रखती है। लेकिन ये निकम्मी और नकारा सरकारों के कारण हमारे देश के जवानों को शहीद होना पड़ रहा है। सम्मानित साथियों, अगर ये भाजपा की सरकार इतने ही निष्पक्ष जांच करने वाली सरकार है तो ये क्यों नहीं आज तक पुलवामा अटैक की, जो पुलवामा का अटैक 14 फरवरी को हुआ था, उसकी जांच कर पाई आज तक? क्यों नहीं पता लगा पाई कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? क्यों नहीं पता लगा पाई कि उसके अंदर मुख्य आरोपी कौन था? क्यों नहीं पता लगा पाई कि उसके अंदर चूक कहाँ से हुई थी? जबकि आज नेता लोग बोल रहे हैं, सरेआम उनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये हमला आपकी नाकामी थी। जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, जिस प्रकार से उस समय के राज्यपाल बोल रहे हैं कि ये इस समय की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी थी, क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण ही, सरकार की गलती के कारण ही पुलवामा का अटैक हुआ है। तो सम्मानित साथियों, क्यों नहीं ये सरकार पुलवामा की जांच करवाती? अगर इतनी ही निष्पक्ष जांच करवाने वाली ये सरकार है तो क्यों नहीं ये सरकार, जितने भी इस सरकार के अंदर, इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है, क्यों नहीं उनकी निष्पक्ष जांच करवाती? सम्मानित साथियों, अभी हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा के एक मंत्री संदीप सिंह, जिन्होंने कोर्ट में सीधा मना कर दिया कि मैं अपना नार्को टेस्ट नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेती? क्यों नहीं उनको बर्खास्त किया जाता? सम्मानित साथियों, क्यों नहीं उनको पदमुक्त किया जाता? क्यों नहीं उनसे जो विधायक या जो सांसद का पद है वो छीना जाता? उनको क्यों नहीं उससे बर्खास्त किया जाता? अगर इतनी ही निष्पक्ष जांच करने वाली ये सरकारें हैं, अगर ये सरकार इतना ही निष्पक्ष जांच करने वाली सरकार है, तो क्यों नहीं बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ एक्शन लेती? क्यों नहीं उनको उनके पद से मुक्त करती? अगर जो हमारे देश का गौरव हासिल करने वाली, जो हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली, हमारे देश के लिए मान सम्मान बढ़ाने वाली, मेडल जीतने वाली जो हमारी महिला पहलवान है, जो हमारे युवा साथी, जो हमारे पहलवान हैं, उनको जब धरने पर बैठना पड़ता है सम्मानित साथियों, तो एक आम आदमी की, एक आम परिवार की बेटी के साथ जब अत्याचार होता है तो उसको कितना सहन करना पड़ता होगा, आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं सम्मानित साथियों। अभी मुझे नहीं पता कि ये लोग आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन सम्मानित साथियों इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसको NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर डालने का ये काम जरूर करते हैं। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, पहलवानों के समर्थन में जब DU के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो उनको किस प्रकार से घसीटा गया था, वो वीडियो आपने देखी थी। वो वीडियो पूरी वायरल हुई थी सम्मानित साथियों। जब जंतर मंतर के ऊपर पूरे देश से लोग आने इकट्ठे हुए, जब
पूरे देश से लोग आने शुरू हुए, उस समय क्या हुआ, इन लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए ताकि पहलवानों की आवाज़ उठाने कोई ना जा सके। सम्मानित साथियों, जब जंतर मंतर को राजनीति का अखाड़ा ही बना दिया गया था, जब जंतर मंतर को स्पेशल प्रदर्शन करने के लिए ही रखा गया था, तो फिर वहाँ पे बैरिकेड्स लगाने की क्या आवश्यकता है। जब वहाँ पर लोग ही नहीं पहुँचेंगे तो प्रदर्शन कौन करेगा। सम्मानित साथियों, कौन आवाज़ उठाएगा किसी की। तो फिर क्यों ये सरकार झूठे ढकोसले कहती है, क्यों ये सरकार बड़े बड़े वादे करती है। सम्मानित साथियों, प्रदर्शन करने का आम आदमी का अधिकार है, अपनी मांग रखने का आम आदमी का अधिकार है, अपनी खुद की लड़ाई लड़ने का सभी का अधिकार है। तो फिर क्यों उनको रोका जा रहा है। बॉर्डरों के ऊपर गाड़ियों को रोका जा रहा है। जंतर मंतर पर अगर कोई पहुंच जाता है तो उससे पहले बैरिकेड्स लगा करके जो भी धरने पर जा रहे हैं उनको रोका जाने की कोशिश सरकार कर रही है। सम्मानित साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं फिर कहता हूँ कि आप जितने भी लोग इसके खिलाफ आज बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप लोग ही इस सरकार का समर्थन करते हैं, वरना इस कोई हिम्मत नहीं होती कि ये सरकारें इतना बोल पाती। क्योंकि आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी इन्होंने सीट खाली करके दोबारा इलेक्शन किया है तो आपने जिताने का काम किया है। जब मजदूर इस सरकार के खिलाफ है, जब किसान इस सरकार के खिलाफ है, जब व्यापारी इस सरकार के खिलाफ है, तो सम्मानित साथी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनको वोट दे कौन रहा है, फिर ये जीत कैसे रहे हैं। जब हर वर्ग इनके खिलाफ है तो फिर इनको वोट देने वाला कौन है। सम्मानित साथियों, इसलिए अब भी समय है, जाग जाओ, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना सीख लो। इस सरकार ने संविधान को पूरे तरीके से ताक पर रख दिया है। इस सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बजाय पूरा का पूरा अपने हाथों में ले लिया है। जिसको जिस मर्जी चाहे तरीके से चला सकते हैं, जिस मर्जी तरीके से उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सरकार ने अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। सम्मानित साथियों, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। संविधान को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म करने का एक तरफ से बीड़ा उठा लिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर हर नागरिक सम्मान के साथ जिए, हर नागरिक मान के साथ जिए, तो आप लोगों को एक होना पड़ेगा, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप सभी को मोर्चा खोलना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। क्योंकि ये लड़ाई आज अकेले हम पहलवानों की नहीं है, आज ये लड़ाई अकेले किसी भी देशवासी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पूरे देशवासियों की है। इस देश की जितनी भी जनसंख्या है, ये लड़ाई उन सभी की है। क्योंकि जिस प्रकार से निजीकरण, जिस प्रकार से ये लोग जो स्कीमें लेकर के आ रहे हैं, जिस प्रकार से ये लोग प्लान बना रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो निजीकरण की बात करे, चाहे वो शोषण की बात करे, चाहे वो जिस प्रकार से हत्याएं ये सरकारें करवा रही हैं उनकी बात करें, तो सम्मानित साथियों, ये एक बहुत बड़ा खतरा जो आने वाला है उसका संदेश आप लोगों के सामने दे रहे हैं। सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सम्मानित साथी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके सम्मानित साथी अपने सुझाव ज़रूर रखें, ताकि आगे की वीडियो में हम जो भी टॉपिक लेकर के आएँ उसके ऊपर अच्छे से अपने विचार रख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।